के गुणा का जो नाम है या हम कहें सदिश के गुणा की जो प्रकृति है वो डिपेंड करेगी। यदि दो सदिशों को आपस में गुणा करने पर हमें कोई अदिश राशि प्राप्त हो तो इसे सदिशों का अदिश गुणन कहते हैं। और अगर दो सदिशों को आपस में गुणा करने पर कोई सदिश राशि प्राप्त हो तो इसे सदिशों का सदिश गुणन कहते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम शुरू करेंगे बिना समय खराब किए, सदिशों का गुणनफल। जब दो सदिशों को एक दूसरे से गुणा किया जाए और गुणा करने पर जो राशि हमें प्राप्त हो रही है उसकी अगर हम बात करें तो सदिश राशियों के लिए हम ये पहले से जानते हैं कि उन सदिश राशियों को पूरी तरह से व्यक्त करने के लिए आपको परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। यदि सदिशों को गुणा करने पर उनके गुणन से प्राप्त परिणाम की हम व्याख्या करें तो वो जो परिणाम है वही ये डिसाइड करेगा कि ये जो गुणा है सदिशों का ये कैसा गुणा है, ये अदिश गुणा है या सदिश गुणा है। तो सदिश गुणा के जो प्रकार है, सदिशों को गुणा करने पर दो प्रकार से इस गुणन को हम व्यक्त कर सकते हैं। पहला है सदिशों का अदिश गुणनफल या अदिश गुणनफल के नाम से भी, केवल अदिश गुणनफल के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो सदिशों का जो अदिश गुणनफल है वो क्या होता है, अंग्रेजी में इसे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू स्केलर वेक्टर क्वांटिटी और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी के नाम से जाना जाता है। यदि दो सदिशों का गुणनफल यानी गुणन से प्राप्त जो परिणाम है उसकी हम बात करें, दो सदिशों के गुणन से प्राप्त राशि अदिश राशि हो तो ऐसे गुणनफल को या हम कहें सदिशों के ऐसे गुणनफल को हम अदिश गुणनफल कहते हैं। दो सदिशों के परिमाण और उनके मध्य की कोज्या का जो गुणनफल होता है वो उन सदिशों का अदिश गुणनफल कहलाता है। लेकिन इसकी जो परिभाषा है वो कुछ इस प्रकार से लिखी जाती है कि जब दो सदिशों को गुणा करने से प्राप्त परिणामी राशि एक अदिश राशि हो, यानी एक ऐसी राशि हमें प्राप्त हो जिसको व्यक्त करने के लिए आपको केवल परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की आवश्यकता नहीं हो, तो ऐसे गुणनफल को हम कहते हैं अदिश गुणनफल। मान लीजिए आपके पास में एक सदिश राशि है ए और दूसरी सदिश राशि है बी। यदि इन दोनों को गुणा करने पर जो परिणामी राशि आपके पास में मान लीजिए सी आ रही है, वो सी राशि, ए और बी दोनों तो सदिश राशियां हैं, लेकिन इनको गुणा करने से जो राशि हमें हमारे पास में प्राप्त हो रही है सी, ये सी राशि यदि एक अदिश राशि है तो इसे हम अदिश गुणनफल कहेंगे, और अगर ये एक सदिश राशि है तो इसे हम सदिश गुणनफल कहेंगे। तो परिभाषा एक सिंपल से परिभाषा हो गई, यदि दो सदिशों का या गुणन से प्राप्त परिणामी राशि एक अदिश राशि हो तो इसे सदिशों का अदिश गुणनफल कहते हैं। यदि दो सदिशों के गुणनफल से प्राप्त परिणामी राशि अदिश राशि हो तो इसे सदिशों का अदिश गुणनफल कहते हैं। अब इसको व्यक्त करने का तरीका क्या है, मान लीजिए कि ये एक सदिश है आपके पास में ए, ठीक है, और ये दूसरा सदिश है बी। ये सदिश है ए और ये दूसरा सदिश है बी। यदि हम सदिश ए और बी के अदिश गुणनफल को व्यक्त करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए सदिश ए और सदिश बी के बीच में डॉट लगाना होगा। अदिश गुणनफल को व्यक्त करने का एक तरीका है, इसमें यह सवाल नहीं उठना चाहिए कि डॉट ही क्यों लगाया, बस ये एक तरीका है कि हम डॉट लगा करके इसको व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि गुणन हमारे पास में दो तरीके के हो गए। एक गुणन ऐसा हो गया जिसमें दो सदिशों को गुणा करने पर अदिश राशि आ रही है, और दूसरा गुणन ऐसा हो गया जिसमें दो सदिशों को गुणा करने पर एक सदिश राशि आ रही है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि दो सदिश मान लीजिए ए और बी हैं, उनको गुणा करने पर या तो अदिश राशि आएगी और या सदिश राशि आएगी, दोनों नहीं आएंगे। दो सदिशों को गुणा करने पर, दो पर्टिकुलर सदिशों को गुणा करने पर या तो केवल अदिश राशि आएगी या केवल सदिश राशि आएगी, दोनों नहीं आ सकते। जैसे मान लीजिए एक एक राशि आपके पास में है बल एफ, ठीक है, एफ, और दूसरी जो राशि है आपके पास में वेग वी है। इन दोनों को जब आप गुणा करोगे
तो गुणा से जो परिणाम प्राप्त होगा वो या तो अदिश होगा या तो सदिश होगा, दोनों नहीं हो सकते हैं कि एफ और वी को गुणा करो तो सदिश भी आ जाएगा और अदिश भी आ जाएगा, नहीं, दोनों को गुणा करने पर केवल या तो सदिश राशि प्राप्त होगी या केवल अदिश राशि प्राप्त होगी, इसलिए इस गुणन को हम यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। तो आपने देखा कि दो सदिशों को गुणा करने पर अदिश राशि भी आ सकती है और सदिश राशि भी आ सकती है। अगर मैं दोनों को ही क्रॉस से व्यक्त करता तो जो गुणा का चिन्ह है उसको देख करके हम नहीं समझ पाते कि ये जो गुणा है वो सदिश गुणा है या अदिश गुणा है, इसलिए दोनों को हमने अलग अलग व्यक्त करने के लिए एक गुणा को हमने क्रॉस से व्यक्त करेंगे और दूसरे गुणा को हम डॉट से व्यक्त करेंगे। तो डॉट जो है वो एक प्रतीकात्मक चिन्ह है जो ये बताता है कि इन दोनों को गुणा करने पर आपके पास में अदिश राशि आएगी। अब ए डॉट बी जो है इसको लिखने का तरीका क्या है, जब इस डॉट को आप हटाओगे तो आपके पास में आएगा ए का परिमाण गुणा बी का परिमाण गुणा कॉस ऑफ थीटा। यहां पर थीटा ए और बी की दिशाओं के बीच में कोण है, ये जो थीटा है वो ए और बी की दिशाओं के बीच में कोण है। तो आपके पास में ये जो आया है ए डॉट बी बराबर ए का परिमाण बड़ा गुणा बी का परिमाण इंटू कॉस ऑफ थीटा, इसमें थीटा जो है वो ए और बी की दिशाओं के बीच का कोण है। और दिशा निकालने का तरीका मैं कल आपको बता चुका हूं कैसे हम दिशाएं निकालेंगे। देखो इससे आगे अगर हम बढ़े तो हम यहाँ पर इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। मान लीजिए आपके पास में एक सदिश था ए, ठीक है, दूसरा सदिश आपके पास में था बी, तो हमने इन दोनों के बीच में डॉट लगा दिया। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो ए बी कॉस थीटा। अगर आपने ए और बी के बीच ए और बी पर तीर का चिन्ह लगाया हुआ है तो इनके परिमाण को व्यक्त करने के लिए आपको इन दोनों को इन दो लाइनों के बीच में बंद करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने तीर का चिन्ह नहीं लगाया है तो ये लाइनें लगाने की जरूरत नहीं है, आप ए और बी सामान्यतः बिना तीर के लिखेंगे तो भी ये इसके परिमाण को ही व्यक्त करते हैं। ये थीटा क्या है, ये थीटा ए और बी के बीच का कोण है। अब देखो इसमें एक खास बात और है, खास बात क्या है, ये जो ए बी कॉस थीटा है, इस ए बी कॉस थीटा को आप दो तरीके से लिख सकते हो, ए बी कॉस थीटा या ए कॉस थीटा बी, ए इंटू बी कॉस थीटा या ए कॉस थीटा इंटू बी। अब ये जो ए बी कॉस थीटा है इसमें ए बी कॉस थीटा या ए कॉस थीटा बी, ये दोनों क्या चीज है। देखिए जब हम लिखते हैं ये है ए आपके पास में और ये है बी, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। किसी भी सदिश को मैं यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, काम में आएगी आपके आगे तक। किसी भी सदिश ये बी है, इसको जिस दिशा में ले जाने पर, जिस दिशा में ले जाने पर इस सदिश का ये जो कोण है थीटा, इसका मान घट करके 0 हो जाए, उस दिशा में इस सदिश का कॉस घटक विद्यमान होता है। और कॉस घटक कौन से कोण का होगा, उस कोण का होगा जो कोण घट करके 0 हुआ है। तो थीटा घट करके 0 हुआ है। उमेश ऊंचाई वाली जगह पर बैठो, ऊपर वाले कमरे में बैठो, या एक बार इसको एक बार बाहर निकल करके वापस ज्वाइन करो तो आवाज कटना जो है वो बंद हो जाएगी। आपके वहां नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, इस वजह से ये हो सकता है। तो ये जो बी है, अगर मैं इसको धीरे 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 इधर ले जाऊं और इस बी को ले जा करके ए के पास में ले आऊं, ए के ऊपर ले आऊं, तो आप देखेंगे कोण का मान घट करके कितना हो गया है, 0 हो जाएगा। तब इस बी का यहां पर जो घटक होगा उसको हम कहेंगे बी कॉस थीटा। तो एक तरीके से बी कॉस थीटा क्या है, बी कॉस थीटा ए की दिशा में बी का घटक है। बी कॉस थीटा क्या है, ए की दिशा में बी का घटक है। अब आप सोच रहे होंगे कि साहब बी को ही क्यों लेके गए, अगर अपन बी की जगह ए को लेके जाते तो क्या होता। अगर हम बी की जगह ए को लेकर के जाते इस प्रकार से, तो धीरे 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 इधर की ओर जाने पर ये जो कोण है वो घट करके 0 हो जाता और यहां पर हमें जो ए है उसका घटक प्राप्त होता, क्योंकि अभी ए को हम लेके गए और ए का कोण घट करके 0 हुआ है, इसलिए हम कहेंगे इसको ए कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा क्या है, ए कॉस थीटा बी की दिशा में ए का घटक,
बी की दिशा में ए का घटक है। तो ये जो ए कॉस थीटा है वो तो कहलाएगा बी की दिशा में ए का घटक, और बी कॉस थीटा कहलाएगा ए की दिशा में बी का घटक, और ए कॉस थीटा कहलाएगा बी की दिशा में ए का घटक। मैं थोड़ा सा एक ही चीज बोल गया बाय मिस्टेक। बी कॉस थीटा बी का ए की दिशा में घटक कहलाता है, और ए कॉस थीटा ए का बी की दिशा में घटक कहलाता है। एक और खास बात, ये जो किसी सदिश का दूसरे सदिश की दिशा में घटक होता है उसे उस सदिश का प्रक्षेप भी कहते हैं। तो एक तरीके से ये जो बी कॉस थीटा है, ये जो बी कॉस थीटा, इसको हम दो चीज कह सकते हैं। ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं जो यहां बोल रहा हूं वो आपके आगे काम आएगा, ये प्रश्न भी पूछा जाता है बहुत बार। इसलिए आपने मान लीजिए चित्र बना हुआ है, ये ए सदिश है, ये बी सदिश है, ये ए सदिश है, ये बी सदिश है, दोनों के बीच का कोण थीटा है। तो ये जो बी कॉस थीटा है, ये जो बी कॉस थीटा है, ये बी का ए की दिशा में घटक या बी का ए पर प्रक्षेप, दोनों चीज कह सकते हैं। ये क्या है? ये है बी का ए की दिशा में घटक। घटक किसका है? जिसके साथ में कॉस लिखा हुआ है। किसकी दिशा में है? उस सदिश की दिशा में है जिसकी तरफ ले जाने पर कोण का मान 0 हो रहा है। अगर इस बी को ए की तरफ ले जाने पर कोण का मान 0 हो रहा है तो ये ए की दिशा में घटक कहलाएगा। अब मान लो यहां पर एक सदिश और बना हुआ है सी, ठीक है, और आपको किसी ने कह दिया कि ये जो कोण है ये है एल्फा, ठीक है, ये सी सदिश है और ये है एल्फा। तो अब आपके पास में बी के दो घटक हो सकते हैं। एक तो अगर आप इस बी को नीचे की तरफ यानी ए की तरफ लेकर जाओ तो थीटा का मान घट के 0 होगा, तो ये कहलाएगा बी कॉस थीटा। ये क्या कहलाएगा? ए की दिशा में बी का घटक या बी का ए पर प्रक्षेप, ठीक है। लेकिन इसकी जगह आप इस बी को इधर नहीं ले जा करके इस तरफ लेकर के जाते, इस तरफ लेकर के जाते, सी की दिशा में ले जाते, तो जो कोण घट रहा है और घट करके 0 हो रहा है वो थीटा नहीं होता, थीटा की जगह हो जाता है एल्फा। तब हम लिखते हैं बी कॉस एल्फा। और ये जो बी कॉस एल्फा है ये बी का सी की दिशा में घटक या बी का सी पर प्रक्षेप, बी का सी पर प्रक्षेप या बी का सी की दिशा में घटक कहलाता। तो इस तरीके से हम घटक या प्रक्षेप दोनों को व्यक्त कर सकते हैं। अब इसी तरीके से मान लो आपसे कोई कहता कि ए कॉस थीटा क्या है, ये ए कॉस थीटा क्या है, तो आप देखेंगे इस ए को बी की दिशा में ले जाने पर, बी के ऊपर अगर आप लेके जाएं इस ए को, तो बी के ऊपर ले जाने पर इसका मान घट करके कोण का मान कितना हो जाएगा? 0। तो हम ए कॉस थीटा को क्या कहेंगे? ए कॉस थीटा को हम कहेंगे ए कॉस थीटा बी की दिशा में, बी की दिशा में ए का घटक है या ए का बी पर प्रक्षेप है। बी की दिशा में ए का घटक या ए का बी पर प्रक्षेप। तो इस तरीके से हम प्रक्षेप और घटक दोनों को इंगित कर सकते हैं। परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है कि ये चित्र बना हुआ है मान लीजिए इस तरीके से, और ये कोण बना दिया 30 डिग्री, आपसे पूछ लिया बी का ए पर प्रक्षेप निकालो। क्या बोला आपको? बी का ए पर प्रक्षेप निकालो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बी का कॉस घटक आपको निकालना है और उस कॉस घटक में वो कोण लिखना है जो ए की दिशा में जाने पर 0 हो जाता है। तो यहां पर 0 कौन हो रहा है? ये 30 डिग्री होगा ए की दिशा में जाने पर, तो यहां आ जाएगा 30 डिग्री। लेकिन अगर आपको इसकी जगह कहते हैं, मान लो ये भी एक बना हुआ है, ठीक है, सी, आपको कहते हैं बी का सी पर प्रक्षेप निकालो, तो आएगा तो वापस से बी कॉस ही आएगा, तो वापस से क्या? बी कॉस। लेकिन कोण अब आपको 30 नहीं लेना है, क्योंकि बी को सी की दिशा में ले जाने पर जो 30 डिग्री है वो 0 नहीं हो रहा है, ये जो बचा हुआ 60 डिग्री है ये 0 हो रहा है, तो आपको यहां पर 60 लेना पड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रक्षेप निकाल सकते हैं। अब इसके अदिश गुणा के
कुछ गुणधर्म है, कुछ गुणधर्म है। पहला जो गुणधर्म है वो है ये क्रम विनिमय नियम की पालना करता है। इसका मतलब a डॉट बी का जो मान है और b डॉट ए का जो मान है वो दोनों बराबर होते हैं। अगर a डॉट बी की जगह b डॉट ए भी आप लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्यों नहीं पड़ेगा, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। देखिए सदिशों में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप नॉर्मली सोचते होंगे 4x2 और 2x4 एक ही तो बात होती है, लेकिन सदिशों में 4x2 और 2x4 एक ही बात होगी कि नहीं होगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ये सदिश गुणा है कि अदिश गुणा है। अभी आपको समझ में आ जाएगा आगे थोड़ी देर बाद में, थोड़ी देर बाद में आपको ये डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि जो सदिश गुणा है और अदिश गुणा है वो सेम है कि अलग अलग है। तो देखते हैं हम, हमारे पास में a डॉट बी का मान निकालना चाहें तो a डॉट बी का मान कितना आएगा, a डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, a डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। मैं एक बार नेटवर्क चेंज करके देखता हूं। आप लोग जो कह रहे हो कि भाई आवाज कट रही है, आवाज कटनी तो नहीं चाहिए सर सही क्योंकि आ रही है नेटवर्क आवाज, मेरे यहाँ तो फुल। हाँ आवाज सही आ रही है सर। नहीं कट रही सर, नहीं कट रही। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि आवाज कट सर रही है। आवाज सही आ रही है। बिल्कुल सही आ रही है नहीं आ सर। रही सर, नहीं कट रही है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि कट रही है, तो उनकी कटनी तो नहीं प्रॉब्लम होगी चाहिए, सर वो। लेकिन उनके बेटा आपके वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। मेरे यहाँ नेटवर्क फुल आ रहा है, स्पीड अच्छी हाँ आ रही आपकी है, सही है सर। इसलिए ठीक है। फिर भी कोशिश करो, देखो हो सकता है एक बार रीज्वाइन करके देख लो। जिन बच्चों की आवाज कट रही है वो रीज्वाइन करके देख लें एक बार, ठीक है। एक बार जिन बच्चों की आवाज कट रही है वो रीज्वाइन करके देख लें। तो हम जिस पर जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे उसी पर वापस कंटिन्यू करते हैं। तो अगर मैं a डॉट बी का मान निकालना चाहूं तो a डॉट बी का मान आएगा ए बी कॉस थीटा, और इसी तरीके से अगर मैं b डॉट ए का मान निकालना चाहूं b डॉट ए, तो b डॉट ए का जो मान है वो आता है b इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब देखो यहां पर जो हम ए बी कॉस थीटा में a और b लेते हैं, ठीक है, ए बी कॉस थीटा में a और b लेते हैं, ये a और b का परिमाण है, केवल मान है, दिशा नहीं है। और b a कॉस थीटा में जो हम b और a ले रहे हैं ये भी परिमाण है। तो जब कोई दो सदिश राशियों के परिमाण की बात करें तो परिमाण जो होता है ना वो अदिश ही होता है। किसी भी सदिश राशि का परिमाण सदिश नहीं होता है, परिमाण अदिश ही होता है। और अदिश को आप कैसे भी गुणा करें, यानी कि अदिश में आप 4x2 लिखो चाहे 2x4 लिखो, एक ही बात है। तो a इंटू बी और b इंटू ए एक ही बात है। रही कॉस थीटा में थीटा की बात, तो अगर ये a है और ये b है और a से b की तरफ जाने पर कोण का मान 30 डिग्री है, तो b से a की तरफ जाने पर भी कोण का मान 30 डिग्री होगा, यानी थीटा भी सेम है दोनों के लिए। इसलिए a डॉट बी और b डॉट ए का मान बराबर होता है। बराबर क्यों हुआ ये, क्योंकि a डॉट बी और b डॉट ए में जो ए बी कॉस थीटा या बी ए कॉस थीटा आ रहा है उसमें हम क्या ले रहे हैं, a और b इनका परिमाण ले रहे हैं, हम यहां पर दिशा ले ही नहीं रहे। और जो अंतर है वो केवल दिशा का है, इसलिए a डॉट बी और b डॉट ए दोनों बराबर होंगे। इसलिए हम कहेंगे कि जो अदिश गुणा है वो क्रम विनिमय नियम की पालना करता है। अदिश गुणा जो है वो वितरण नियम की पालना भी करता है। सामान्य सा नियम है वितरण नियम, और वितरण नियम क्या कहता है कि अगर मैं ये इस प्रकार से लिखूं कि a डॉट बी प्लस सी, तो ये जो a है ये b और c दोनों के साथ वितरित होगा और आपके पास में आ जाएगा a डॉट बी प्लस a डॉट सी। मैंने एक सिंपल सा गुणा किया, अपन ऐसे करते भी हैं, जैसे आप बाहर लिखा हो मान लो y बराबर x प्लस जेड, तो आप इस y को x से भी गुणा करते हो और z से भी गुणा करते हो, तो आपके पास में हो जाता है y इंटू एक्स प्लस वाई इंटू जेड। ऐसे ही हमने a को b से भी गुणा किया और a को c से भी गुणा किया। ये वितरण नियम है, तो वितरण नियम की पालना योग फल के लिए ये आसानी से करता है। इसलिए हम ये कहेंगे कि सदिश गुणा जो है वो वितरण नियम की पालना करता है। अब आप कहोगे इसमें नया क्या है, आप सोच रहे होंगे भाई इसमें नया क्या है, ये तो नॉर्मली होता ही है। नॉर्मली होता है, लेकिन नया ये है कि सदिश जो है वो नॉर्मल नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं, वो नॉर्मल नियमों से थोड़ा सा हटकर के नियमों की पालना कर रहे हैं।
इसलिए हमको ये भी चेक करना पड़ेगा कि नॉर्मल नियमों की ये पालना कर रहा है, कौन कौन से नॉर्मल नियमों की पालना कर रहा है और कौन कौन के से नॉर्मल नियमों की पालना ये नहीं कर रहा है। अब मान लीजिए आपको दो सदिशों के मान दिए हुए हैं, ठीक है, और दो सदिशों उनके परिमाण दिए हुए हैं, तो आप उनके बीच का कोण कैसे निकालेंगे? तो हम कहेंगे भाई ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ए डॉट बी अपॉन ए बी, यानी कि सदिश के अदिश गुणा में उनके परिमाणों का भाग दे दीजिए, तो आपके पास में उनके मध्य का कोण आ जाएगा। अब इसमें एक विशेष चीज ले रहे हैं हम, कुछ विशेष कंडीशन ले रहे हैं। मान लीजिए कि दोनों जो सदिश हैं वो एक दूसरे के लंबवत हैं, एक सदिश इधर है और एक सदिश इधर है, दोनों के बीच में कोण 90 डिग्री है। तब हम क्या कहेंगे? ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस 90, और कॉस 90 का मान कितना होता है? जीरो 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 होता है। तो आपके पास में ए डॉट बी का मान कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। यानी जब दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत हो तो दोनों का अदिश गुणा शून्य होता है, दोनों का अदिश गुणनफल का जो परिणाम है वो हमारे पास में शून्य आएगा। और अगर दोनों एक ही दिशा में हो तो, अगर दोनों एक ही दिशा में हो एक ही दिशा में हो तो ये हो जाएगा ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस जीरो। कॉस जीरो का मान होता है 1, तो आपके पास में आ जाएगा ए डॉट बी बराबर ए बी। यानी दोनों सदिश जब एक ही दिशा में हो तो इनका गुणा का जो मान है वो अधिकतम आता है, और अगर ये एक दूसरे के एक दूसरे से लंबवत है तो इनके गुणा का जो मान है वो शून्य आता है अदिश गुणनफल में। ये केवल अदिश गुणनफल की बात हो रही है, अभी सदिश गुणनफल की बात नहीं हो रही है। अब अगर मान लीजिए कि दो एक जैसे सदिश है और उनका आप अगर अदिश गुणनफल करें, तो जैसे ए का ए से अदिश गुणनफल कर दें तो इसको अपन कहेंगे तुल्य सदिश। ये है मान लीजिए ए, और इसका मैं ए से ही अदिश गुणनफल कर दूं तो ये हो जाएगा हमारे पास में पहले ए की जगह ए, बी की जगह भी ए है तो वहां भी ए आ जाएगा। भाई ए डॉट बी जब होता है तो हम लिखते हैं ए बी कॉस थीटा, तो ए की जगह तो ए ही है लेकिन बी की जगह आ गया हमारे पास में ए, तो हमने वापस से ए लिख दिया। अब आएगा हमारे पास में कॉस, और थीटा क्या होता है? ए और बी के बीच का कोण। क्योंकि पहला सदिश और दूसरा सदिश एक ही है तो उन दोनों के बीच में कोण कितना होगा? जीरो डिग्री। जीरो डिग्री। तो आपके पास में क्या जाएगा? ए डॉट ए बराबर ए का स्क्वायर। यानी किसी सदिश को उसी सदिश से गुणा करो, ध्यान से सुनिएगा, यानी किसी सदिश को उसी सदिश से अदिश गुणा करो तो आपके पास में जो परिणाम आता है वो किसी एक सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है, सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, इससे आगे अगर हम चलें तो हम यहां पर देखेंगे कुछ विशिष्ट अभिलंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल, कुछ विशिष्ट अभिलंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल। अपन सब जानते हैं कि ए को बी से गुणा करो और ए और बी दोनों एक दूसरे के लंबवत हो तो इनका गुणा कितना आता है? जीरो आता है। ठीक है, और अगर मैं ए को ए से गुणा करूं, ए को ए से गुणा करूं तो हमारे पास में क्या आता है? इसके परिमाण का स्क्वायर आता है, ए स्क्वायर आता है। अब ये जो तथ्य है इस तथ्य को मैं यहां पर काम में लेने वाला हूं। हमारे पास में तीन इकाई सदिश हैं, हमारे पास में तीन इकाई सदिश हैं, एक है आई, एक है जे और एक है के। अब देखो इनको इकाई सदिश क्यों कह रहे हैं? देखो सामान्यतः मान लीजिए एक सदिश ए है तो अपन इसको ऐसे लिखते हैं, सदिश का परिमाण इनटू सदिश की दिशा। ठीक है, ये सदिश जो है ना, ये सदिश जो हमारे पास में है आई जे के, इनको इकाई सदिश इसलिए कहा गया है कि इनके साथ में जो परिमाण है उनका मान एक है। ये एक लिखा हुआ नहीं है क्योंकि एक को लिखने की जरूरत है, एक को किसी से भी गुणा करो वापस वही आता है। तो ये आई जे के जो है ना ये अकेले नहीं है, ये आई जे के अकेले नहीं है,
ये एक्स वाई और जेड दिशा में ऐसे सदिश हैं जिनका परिमाण एक एक और एक है। ठीक है, अब अगर आपको मान लीजिए कि कोई कहे, सबसे पहले तो हम कौन सा सूत्र काम में लेंगे, ए डॉट ए बराबर ए का स्क्वायर, यानी जब आप ए का ए से अधिक गुणा करें तो दिशा को भूल जाएं, केवल आप उनके परिमाणों को गुणा कर दें, परिमाण का वर्ग ले लें। अब सोचो आपको कोई कहता है कि भाई आई डॉट आई का मान निकालो, ठीक है, जे डॉट जे का मान निकालो या के डॉट के का मान निकालो। ठीक है, तो बताओ भाई आई डॉट आई में इन दोनों का परिमाण कितना है? परिमाण कितना कितना है इनका बताओ? अरे परिमाण स्क्वायर है क्या? परिमाण को स्क्वायर होता है, स्क्वायर तो घात होती है। परिमाण कितना है मैं ये पूछ रहा हूं। एक 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 है भाई, इसका परिमाण भी एक है और इसका परिमाण भी एक है, तो जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, परिमाण का स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर कितना होता है? वन। वन। यानी आई डॉट आई बराबर आपके पास में क्या आ जाएगा, आई डॉट आई बराबर आपके पास में आ जाएगा वन। आई डॉट आई बराबर वन आ गया। ऐसे ही अगर आपको को कहे जे डॉट जे बराबर कितना आएगा, तो हम कहेंगे जे डॉट जे बराबर भी वन आएगा और के डॉट के बराबर भी वन आएगा। ठीक है, ये तो हो गई आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के की बात कि भाई इनके मान तो वन 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 आएंगे। लेकिन आपको कोई कहता कि भाई आई को जे से गुणा करो, ठीक है, आई को जे से गुणा करो या जे को आई से गुणा करो, आई कैप को जे कैप से या जे कैप को आई कैप से। तो अभी हमने पढ़ा था कि ए डॉट बी का मान तब शून्य आता है जब ए और बी दोनों एक दूसरे के लंबवत हो, दोनों एक दूसरे के लंबवत हो तो जीरो आता है ना। तो आई कैप कौन सी दिशा को बताता है? एक्स दिशा को। और जे कैप वाई जे दिशा। कैप, तो एक्स और वाई दिशाएं एक दूसरे के लंबवत होती है कि नहीं होती हैं? होती है। होती है। लंबवत होती है, तो इन दोनों लंबवत होती है तो इन दोनों का जो गुणा है वो कैसा आएगा हमारे पास में? इन दोनों का गुणा हमारे पास में आएगा जीरो। ऐसे ही जे डॉट आई बराबर हमारे पास में आएगा जीरो। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, आई डॉट जे और जे डॉट आई का मान निकाल सकते हैं। अब आपको कोई कहे भाई आई डॉट जे और जे डॉट आई का मान तो आपने निकाल लिया, आप हमें और भी मान निकाल के बताओ, तो हम भाई और भी मान निकाल लेते हैं। जे डॉट के और के डॉट जे का मान या आई डॉट के और के डॉट आई का मान। तो आप यहां देखेंगे कि जब हम जे को के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि y दिशा के सदिश को हम z दिशा के सदिश से गुणा कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, इसलिए कोण कितना, ये जो गुणा है वो कितना आएगा, जीरो। युवराज, युवराज अपना माइक ऑफ कर लो, डिस्टरबेंस हो रहा है बेटा। ऐसे के डॉट जे का मान भी कितना आएगा, जीरो। क्यों? क्योंकि के जेड दिशा को बताता है और जे वाई दिशा को, और दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, और दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल शून्य आता है हमेशा। ऐसे आई डॉट के, आई एक्स दिशा को और के जेड दिशा को, तो एक्स और जेड भी एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तो ये भी जीरो आ गया। के डॉट आई है, ये भी जीरो आ गया। तो आप सब बच्चों ने जो आंसर मुझे दिया है चैट में मैसेज करके या बोल करके, वो बिल्कुल सही दिया है। इसका मतलब ये है कि आप जो आपको बताया जा रहा है आप उसे बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो, बहुत अच्छे से आपको ये मिल रहा है और आप उसे कैच कर पा रहे हो। अब देखो हम यहाँ पर एक काम करेंगे और हम उस काम के तहत ए और बी दो सदिश लेंगे और उन दोनों सदिशों को हम आपस में गुणा करेंगे, और गुणा करने के बाद में हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास में क्या प्राप्त होता है। देखिए, मान लीजिए आपके पास में एक सदिश है ए और दूसरा सदिश आपके पास में है बी। ठीक है, ये सदिश है ए और ए सदिश का जो मान है वो है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। क्या हुआ, पेन ही नहीं चल रहा है यार। जे कैप और ए जेड के कैप। ठीक है, ऐसे ही आपके पास में बी सदिश है,
और बी सदिश का मान है आपके पास में बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, अगर हम ए डॉट बी का मान निकालना चाहें, ए डॉट बी, तो ए डॉट बी के लिए हम क्या करना पड़ेगा, ए का मान ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप को, ए जेड के कैप को आपको डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा बी एक्स आई कैप से, बी वाई जे कैप से और बी जेड के कैप से। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, ये दो हमारे पास में ब्रैकेट है, इन ब्रैकेट्स को अपन गुणा कर देते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर आपको साफ दिखाई दे इसलिए मैं इसको मिटा करके और जो पीडीएफ में लिखा हुआ है उसी से आपको समझाने का प्रयास करूंगा, तो थोड़ा आसान रहेगा समझने में भी। ठीक है, अब देखो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ए डॉट बी को जब हम गुणा करेंगे, ए को बी से गुणा करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, देखो ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप को बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप से गुणा करेंगे। बारी बारी से हम इसको गुणा करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, ए एक्स को, ए एक्स जो है उसको हम तीनों से गुणा करेंगे। ठीक है, फिर ए वाई वाला जो पोर्शन है उसको हम तीनों से गुणा करेंगे, फिर ए जेड को हम तीनों से गुणा करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ए एक्स आई कैप, ये जो ए एक्स आई कैप है इसको हम किससे गुणा करेंगे, बी एक्स आई कैप से। तो ए एक्स और बी एक्स ये तो हो गए परिमाण, ये दोनों जब गुणा होंगे तो जो राशियां आएंगी उनको मैं यहां लिख रहा हूं। देखो देखो, ए एक्स को मैंने किससे गुणा किया, बी एक्स आई से, तो पहला पद आपके पास में आ गया ए एक्स बी एक्स और ये आ गया आई डॉट आई। ठीक है, फिर दूसरा पद ए एक्स वाले पद को हम बी वाई से गुणा करते हैं, तो ये आ गया आपके पास में, देखो ए एक्स बी वाई। अब ए एक्स के साथ में था तो था आई कैप और बी वाई के साथ में था जे कैप, ये हो गया आई कैप डॉट जे कैप। ठीक है, अब तीसरा हम ए एक्स को गुणा करते हैं बी जेड से। उमेश अपना माइक ऑफ कर लो, उमेश अपना माइक ऑफ कर लो। ए एक्स इंटू बी जेड आई कैप डॉट के कैप। ए एक्स के साथ में आई था और बी जेड के साथ में के था, ये तो ए एक्स को तीनों से गुणा कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ए वाई को तीनों से गुणा करेंगे। तो देखो ये पहला हमने गुणा किया, ए वाई को बी एक्स से गुणा कर दिया, ये ए वाई को पहले बी एक्स से गुणा किया, ए वाई के साथ में था जे कैप और बी एक्स के साथ में था आई कैप, प्लस फिर ए वाई को हमने बी वाई से गुणा कर दिया, दोनों के साथ में जे कैप है, प्लस फिर हमने ए वाई को बी जेड से गुणा कर दिया, ए वाई के साथ में जे कैप था और जो बी वाई बी जेड है उसके साथ में के कैप था। ठीक है, फिर हमारा नंबर आया, ए वाई को तीनों से गुणा कर लिया, अब ए जेड को गुणा करना है। ए जेड को हमने गुणा किया, ए जेड को बी एक्स से, ए जेड के साथ में के कैप था और बी एक्स के साथ में आई कैप था, तो के डॉट आई आ गया। फिर हमने इस ए जेड को गुणा किया बी वाई से, ए जेड के साथ में के कैप था और बी वाई के साथ में जे कैप था, तो के डॉट जे आ गया। और तीसरा हमने इस ए जेड को गुणा किया बी जेड से, ए जेड बी जेड के डॉट के। ठीक है, अब अगर हम इनको बारी बारी से सॉल्व करें सभी पदों को, तो हमारे पास में क्या आ रहा है देखते हैं। तो देखो पहला पद है आपके पास में ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई, तो ए एक्स की जगह ए एक्स, बी एक्स की जगह बी एक्स और आई डॉट आई की जगह आ गया 1, ये 1 हो गया। प्लस दूसरा पद है आपके पास में ए एक्स बी एक्स आई डॉट जे, और आई डॉट जे का मान होता है 0, तो 0 से ए एक्स बी एक्स को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तीसरा पद है आपके पास में ए एक्स बी जेड, मैं दूसरे कलर से इसको लिखता हूं तो थोड़ा सा आपको समझने में आसानी रहेगी कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। ए एक्स बी जेड आई डॉट के, और आई डॉट के का मान कितना होता है,
तो ये भी 0 होता है। 0 अदिश गुणा में किसी इकाई सदिश को उसी इकाई सदिश से गुणा कर रहे हैं हम, तो 1 आ रहा है। और अगर किसी इकाई सदिश को दूसरे इकाई सदिश से गुणा कर रहे हैं तो आपके पास में क्या आ रहा है, आपके पास में 0 आ रहा है। ठीक है, आपके पास में क्या आ रहा है, आपके पास में 0 आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं 3 पद हो गए, चौथे पद पर चलते हैं। ए वाई बी एक्स जे डॉट आई, तो जे डॉट आई का मान भी 0 है, तो ये भी 0 आ गया। फिर ए वाई बी वाई जे डॉट जे का मान 1 होता है, तो आपके पास में 1 को गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा ए वाई बी वाई रह जाएगा। फिर इसके बाद में अगला पद ए वाई बी जेड जे डॉट के का मान 0 होता है, तो ये हमने 0 रख दिया। ठीक है, जो पद हमने ले लिए हैं उनको हम मिटा देते हैं, थोड़ा सा जगह हो जाएगी अपने पास में। ये यहां तक हमने पद ले लिए हैं। अब अगले पद पर चलते हैं हम। अगला पद क्या है हमारे पास में, अगला पद है हमारे पास में ए जेड बी एक्स के डॉट आई, और के डॉट आई का मान कितना होता है, 0, तो ये आ जाएगा 0। फिर अगला पद है ए जेड बी वाई के डॉट जे का मान भी 0। और फिर लास्ट है ए जेड बी जेड के डॉट के का मान 1 होता है, तो ये आ गया आपके पास में 1। ठीक है, तो अब आपके पास में लास्ट में क्या बच गया, आपके पास में लास्ट में बच गया ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, और बाकी सारे क्या हो गए पद, 0 हो गए। तो आप यहां पर देखेंगे कि ये जो पीडीएफ आपको सामने दिखाई दे रही है, इसमें भी हमने कुछ ऐसा ही ज्ञात किया है, ऐसा ही ज्ञात किया है। अब इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर निकल कर आएगी ना, उसको आप समझना। इंपॉर्टेंट बात जो हमारे पास में आएगी उसको आप समझिएगा क्या है। ये देखिए, हमने ए सदिश और बी सदिश का अदिश गुणा किया है, तो हमारे पास में इसी तरह के पद आए हैं जो हमने लिए थे। और इसमें से जो एक जैसे इकाई सदिशों वाले पद हैं उनका गुणा तो हो गया 1। तो यहां पर देखो, ये ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई, इसमें आई डॉट आई का मान 1 हो गया। ऐसे ही आप देखो ए वाई बी वाई जे डॉट जे, इसमें जे डॉट जे का मान 1 हो गया। और ए जेड बी जेड के डॉट के, इसमें के डॉट के का मान 1 हो गया। बाकी सब में एक इकाई सदिश को उस दूसरे इकाई सदिश से गुणा किया हुआ है, और जब किसी एक इकाई सदिश को हम दूसरे इकाई सदिश से गुणा कर रहे हैं तो वो दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, इसलिए बाकी सारे के सारे पद क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। बाकी सारे के सारे पद क्या हो जाएंगे हमारे पास में, 0 हो जाएंगे। तो हमारे पास में कौन कौन से पद रह जाएंगे, तो हम कहेंगे भाई हमारे पास में जो पद रहेंगे उनमें से पहला तो हमारे पास में ए एक्स बी एक्स रह जाएगा, आई डॉट आई की जगह 1 हो जाएगा। ए वाई बी वाई जे डॉट जे की जगह 1 हो जाएगा, तो ए वाई बी वाई रह जाएगा। और ए जेड बी जेड के डॉट के, इसमें के डॉट के की जगह 1 हो जाएगा, तो ए जेड बी जेड रह जाएगा। बाकी अगर हम देखें तो ए एक्स बी वाई, इसमें आई डॉट जे है, दूसरे में जे डॉट के है, इसके अगले पद में जे डॉट आई है, फिर जे डॉट के है, फिर के डॉट आई है, और फिर के डॉट जे है। इन सभी का मान 0 होता है, इसलिए हमारे पास में केवल 3 पद रहेंगे। पहला पद रहेगा ए एक्स बी एक्स, दूसरा ए वाई बी वाई, तीसरा ए जेड बी जेड। ठीक है, तो सर हाँ बोलो बेटा। सर मैं कह रहा हूँ ए व बी की जगह पे संख्या नहीं हो सकती, कोई संख्या ही भी आ होगी, सकती है? संख्या ही आएगी। ये तो केवल प्रतीकात्मक है। जैसे अपन लिखते हैं, जब आपने लिखा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, या आप लिखते हो साइन थीटा, तो साइन थीटा में थीटा थोड़ा ना होता है, थीटा नहीं होता है, थीटा की जगह कोई कोण ही होता है। पर अगर मैं लिख देता साइन 30, तो क्या पता आप ये सोच लेते हैं केवल 30 के लिए लागू होता है। जब हम थीटा लिखते हैं तो इसका मतलब ये हर कोण के लिए लागू होगा। जब मैंने लिखा ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई, इसका मतलब ये हर संख्या के लिए लागू होगा। अब इसकी जगह संख्या कोई भी आ जाए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। संख्या कोई भी आ जाए, हमें संख्या से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्लियर है ये बात? यस सर। ठीक है, अब देखो इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं आपको। मान लीजिए आपके पास में है ए बराबर ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और दूसरा है बी बराबर बी एक्स आई कैप,
प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, अगर आपको ए डॉट बी का मान ज्ञात करना है तो बहुत सिंपल तरीका, अब ये पूरी रामायण करने की जरूरत नहीं है। जब न्यूमेरिकल आएगा ना आपके पास में, जो तुम कह रहे हो नवरत्न कह रहा है कि सर इसकी जगह संख्या नहीं हो सकती क्या, तो जब संख्याएं आएंगी इनकी जगह और आपको कहा जाएगा ए डॉट बी का मान निकालो, तब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। तब आपको ए डॉट बी का मान निकालने के लिए ज्यादा मगजमारी करनी नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ए में आई का गुणांक और बी में आई का गुणांक, यानी जो आई से गुणा हो रहा है उनको आपस में गुणा कर दो। तो ए में आई का गुणांक कौन है, ए एक्स, और बी में आई का गुणांक कौन है, बी एक्स, तो ए एक्स को बी एक्स से गुणा करो। ठीक है, ऐसे ही जे के गुणांकों को आपस में गुणा कर दो। तो ए में जे का गुणांक है वाई और बी में जे का गुणांक है बी वाई, और इसी प्रकार से के गुणांक को गुणा कर दो। तो ए में के का गुणांक है ए जेड और बी में के का गुणांक है बी जेड, इन दोनों को आपस में गुणा कर दो। अब एक उदाहरण से अपन इसको समझेंगे। ठीक है, एक उदाहरण से अपन इसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम अदिश गुणनफल के कुछ उदाहरण पढ़ेंगे। अदिश गुणनफल के कुछ उदाहरण है, ये परीक्षा में भी आता है। अदिश गुणनफल किसे कहते हैं, परिभाषा लिखते हुए कुछ उदाहरण दीजिए। तो देखिए, बल और विस्थापन को का जो अदिश गुणनफल होता है वो कार्य के बराबर होता है। इसी प्रकार से बल और वेग का जो अदिश गुणनफल होता है वो शक्ति के बराबर होता है। और इसी प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल का जो अदिश गुणनफल होता है वो चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है। और विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल का जो गुणनफल होता है वो विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल का गुणन अदिश गुणनफल विद्युत फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल का गुणनफल चुंबकीय फ्लक्स। अब मान लो आपके पास में ज्यादातर इसी तरह का प्रश्न आता है, इसलिए मैं यही प्रश्न काम में ले रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा प्रश्न में जो बोल रहा हूं। प्रश्न ये कहता है कि यदि किसी पिंड पर बल, यदि किसी पिंड पर बल F बराबर, F नहीं भी लिखा हुआ हो, केवल बल ही लिखा हुआ हो, है ना, केवल बल लिखा हुआ है, मान लीजिए केवल क्या लिखा हुआ है, बल लिखा हुआ है। ये नहीं लिखा हुआ है कि ये F है या ये P है या T है या C है या Q है या क्या है, ये अपने को पता लगाना पड़ेगा, अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास में केवल बल लिखा हुआ है और बल का मान लिखा हुआ है आपके पास में। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में संभावना है इस तरह के प्रश्न आने की। 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 7k कैप। ठीक है इस बल के कारण पिंड का विस्थापन, पिंड का विस्थापन 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप होता है। प्रश्न क्या है, यदि किसी पिंड पर बल का मान 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 7k कैप है और इस बल के कारण पिंड का विस्थापन 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप है होता है, तो पिंड पर किए गए कार्य का मान ज्ञात कीजिए। या सीधा सीधा दे दें कि बल और विस्थापन का मान यह है, कार्य का मान निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, अब इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, कार्य का सूत्र पता होना चाहिए। तो कार्य का सूत्र जो है वो हम काम में लेने वाले हैं। यहां पर कार्य का सूत्र अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है। कार्य का सूत्र क्या होता है, कार्य W बराबर होता है बल इंटू विस्थापन का अदिश गुणनफल। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, यहां पर बल और विस्थापन का मान लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया W बराबर बल कितना है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस
7 k कैप। सर W तो कार्य है ना, आप है ना बल्कि। हाँ तो W कार्य ही तो निकाल रहे हैं अपन। कार्य का बल कार्य का आपने मान पूरी निकालने बोली। के लिए, अरे बात पूरी सुनी नहीं तुमने, तो अभी तो आगे चल रहे हो तुम। कार्य का मान निकालने के लिए अपने को बल का और विस्थापन का मान तो रखना पड़ेगा ना, तो पूरा लिखने तो दो मेरे को। ये तो मैंने बल का मान रख दिया, अब मुझे क्या रखना है, अब मुझे यहाँ पर विस्थापन का मान रखना पड़ेगा सूत्र में, विस्थापन का मान। विस्थापन का मान रखना पड़ेगा। तो यहां पर क्या है कि मेरी मोबाइल स्क्रीन तो छोटी है, इस जगह जगह नहीं है, इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं। विस्थापन का मान कितना है, 2i कैप प्लस 5j कैप J कैप माइनस 3k कैप। K कैप। ठीक है, अब तो समझ में आ गया कि ये कार्य का मान नहीं लिखा है मैंने बल और विस्थापन का मान निकाला लिखा है। अब इनको हमको क्या करना है, गुणा करना है। गुणा। ठीक है, गुणा करना है। अब देखो गुणा sir. करने के लिए आपके पास में दो तरीके हैं। एक तो जो जैसे हमने ax bx और वो उन सबको गुणा किया था, सारे पद गुणा किए थे, वैसे गुणा करो। वैसे गुणा करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको दूसरा वाला फॉर्मूला काम में लेना है जो मैंने अभी बताया था। आप क्या करेंगे, आई के गुणांकों को आपस में गुणा करेंगे, जे के गुणांकों को आपस में गुणा करेंगे, और के गुणांकों को आपस में गुणा करेंगे। तो हम गुणा करते हैं, देखो आई का गुणांक कितना है, 2। ठीक है, दूसरा वाला जो s है उसमें आई का गुणांक कितना है, इसमें भी आई का गुणांक है 2। तो देखो 2 आपस में गुणा हो गए प्लस, ठीक है 4 आएगा, वो हम बाद में लिख लेंगे। अब जे के गुणांक लेते हैं, जे का पहले में गुणांक है -3, केवल 3 नहीं है, माइनस भी है इसके आगे, गुणा -3 दूसरे में है 5। ठीक है, 5 प्लस के गुणांक 7 गुणा -3। -3 के। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या आ Yes, जाएगा, sir. W बराबर 2 गुणा 2 4, -3 गुणा 5 बराबर -15, 7 गुणा 3 बराबर -21। तो W बराबर अपने पास में कितना आ जाएगा, 4 -15 -21। तो माइनस की संख्याओं को आपस में जोड़ लो और उसमें से प्लस की संख्या को घटा दो। तो आपके पास में माइनस का 32 हो जाएगा, माइनस का 15 और माइनस का 21 माइनस का 36 होता है, और 36 में से 4 को घटा देंगे तो माइनस का 32 आ जाएगा। ठीक है, अभी यहां पर एक गड़बड़ है। अब गड़बड़ क्या है, वो गड़बड़ प्रश्न में ही थी जो मैंने की। मैंने बल का मान तो लिखा लेकिन मात्रक नहीं लिखा। ठीक है, और विस्थापन का भी मैंने क्या करा, मान तो लिखा लेकिन मात्रक नहीं लिखा। परीक्षा में इनका मात्रक भी आएगा, तो ये मेरे से चूक हो गई है। आपके पास में लिखा हुआ आएगा बल इतने न्यूटन है, तो आपको क्या करना है, फिर यहां पर न्यूटन भी लगाना है। विस्थापन के लिए लिखा हुआ आएगा मीटर, तो आपको यहां पर मीटर भी लगाना है। ये विस्थापन के बाद में आपको मीटर भी लगाना है। तो ऐसे ही इन सबको जब आप गुणा कर देंगे तो लास्ट में आपको क्या लिखना है, न्यूटन इंटू मीटर। भाई न्यूटन और मीटर भी तो आपस में गुणा होंगे, और यहां पर भी लास्ट में क्या आ जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर। ऐसे इसमें भी क्या आ जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर। आप चाहो तो न्यूटन इंटू मीटर को जूल लिख सकते हो।